3 सीटें यहाँ के ब्राह्मणों ने कसम से खा ली है। मिथिलेश तिवारी को किसी भी स्थिति में जीतना नहीं था। पवन सिंह की भीड़ उनके वोटर ही है। नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार बनाना है मुख्यमंत्री, तो हो सकता है गुजरात के सीएम बनना पड़े। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। टिकट मिलते ही उनको दिया गया था टू बी हैंग्ड टिल डेथ, पॉलिटिकल डेथ। जब तक मुन्ना शुक्ला यहाँ ना तो राजद की वजह से जीत रहे हैं, ना यादवों की वजह से जीत रहे हैं, ना मुसलमानों की वजह से जीत रहे हैं। अगर उनकी जीत होगी तो भूमिहारों से, तो केवल और केवल भूमिहार। चिराग पासवान लगातार रोड शो किए, मोदी जी का कार्यक्रम हुआ और भी लोग आए, लेकिन जो मोमेंटम भूमिहार टस से मस नहीं हुए। बार बार आनंद मिश्रा यही दिखा रहे थे कि देखिए ये मेरी ताकत है, मैं एनडीए का ही सिपाही हूँ, मैं भाजपा में ही मिलूंगा, मैं हेमंत विश्व शर्मा का सिपाही हूँ, मैं मोदी का सिपाही हूँ, मैं जाऊँगा वहीं मजबूत करूँगा बीजेपी को। लेकिन ना तो आप भाजपा ज्वाइन किए हैं, ना भाजपा के लोग अब आपके साथ घूम रहे हैं। जहानाबाद, काराकाट और बक्सर जो सीटें एकदम ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों के निशाने पर है, कोप भवन का शिकार हो रही हैं। इनके कोप से ही मोदी का टारगेट गड़बड़ा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। आज हम वैसे ही एक खबर के साथ पहुंचे हैं आपके पास और हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा इसकी चीरफाड़ करेंगे। पिछले चुनाव में जो पिछले छठा चरण था उसकी 3 सीटों ने तय कर दिया है आगे 7वें चरण में 8 सीट में से 3 सीट का परिणाम एकदम पेच फंसा दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है जो 3 सीट ने नाश दिया नीतीश मोदी का टारगेट। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूतों की नाराज तिकड़ी ने लगाई एनडीए की लंका। अब हम इनसे समझेंगे जो पिछले चुनाव में छठे चरण में वो कौन सी 3 सीट थी जिसमें ये जो नाराज लोग हैं, ये जो नाराज मतदाता है, वो आगे 3 सीट कौन सी ऐसी है जिस पर एक तरह से ये साधने की तैयारी में है। नमन जी, ये पहले बताइए जो पहले छठे चरण में वो कौन सी 3 सीट है जिस पे नाराज ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत ने एक तरह से। वैशाली में एक ऐसी परिस्थिति हो गई कि जहाँ नहीं कहा था कि साफ सुंदर वाला खेल, मैंने ना इधर से ना उधर से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ब्राह्मण और भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, ये कई जगहों पर फंस गए हैं। दिल्ली की भाषा में कहता है गरारी फंसना, उसी तरीके से फंस जा रहा है। और वैशाली भी इस बात का परिचायक है। देखिए, चिराग पासवान ने जब दिनेश सिंह की पत्नी को रिपीट किया तो बहुत सारे भवें खड़े हुए, अरे जब देना ही था इनको, वीना देवी को, तो महबूब अली कसम में क्या दिक्कत था, तो चाचा में क्या दिक्कत था, सबको दे देते हैं। चंदन सिंह ने क्या गलती की थी, सब तो एक गलतियाँ किए थे। और उस वक्त ये रणनीति आई थी, क्लैरिटी सामने आया था कि आरजेडी इस जगह से तो सवार नहीं ना उतारेगी, तो एक क्लीन स्वीप सा हो जाएगा, माहौल बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा। उसमें दिनेश सिंह काफ़ी भारी पड़ेंगे, उनका मैनेजमेंट थोड़ा सा है स्ट्रॉन्ग उस एरिया में। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, आपको बता दें कि खगड़िया को और जमुई को बड़ा कमज़ोर सीट माना जा रहा था एलजेपी की। हाँ, एलजेपी का। लेकिन सबसे कमज़ोर तो वैशाली निकले। आज भी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं कह दूं कि वैशाली में थोड़ा बहुत भी जीत के नज़दीक वीना देवी दिख रही है। क्योंकि मुन्ना शुक्ला का अपना एक रहा है, तेवर रहा है, उनकी राजनीति वैसी रही है, तो नहीं होता कि एक जैसी लड़ाई हो गई। दिनेश सिंह का भी तेवर वही रहा है, मुन्ना शुक्ला का भी वही तेवर रहा है, दोनों का अपना समाज उनके साथ है। तो भूमिहारों को एक विकल्प जैसे ही मिला, भूमिहारों ने दिनेश सिंह को छोड़कर मुन्ना शुक्ला को शिफ्ट किया। अब देखिए, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, हम यहाँ राजनीतिक विश्लेषण करने बैठे हुए हैं, हम नहीं बताने जाएंगे कि ज़मीन का क्या विवाद है, कैसे दिनेश सिंह को क्यों एक कॉर्नर में घसीटा जाता है, मुन्ना शुक्ला का क्या रहा है बैकग्राउंड। आप बेहतर इसके समझदार खुद हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भूमिहारों को जब विकल्प मिला तो उन्होंने उस विकल्प को स्वीकारा, 1 मिनट में पकड़ लिया, स्वीकारा। और मुन्ना शुक्ला यहाँ ना तो राजद की वजह से जीत रहे हैं, ना यादवों की वजह से जीत रहे हैं, ना मुसलमानों की वजह से जीत रहे हैं। अगर उनकी जीत होगी तो भूमिहारों से, तो केवल और केवल भूमिहार और भूमिहार जैसी जातियाँ, बिहार से छुट्टी हुई जातियाँ, उनकी वजह से होगी। अगर दिनेश सिंह यहाँ से जीतते हैं तो पूर्णतः यह चिराग पासवान को उसका क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि दिनेश सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया पूरे चुनाव में जिसकी वजह से कार्यकर्ता, वोटर्स या एनडीए के सपोर्टर्स उनके साथ हो सके।
रही बची कुछ कसर जो थी वो पूरी हो गई। चुनाव के दौरान जो स्लोगन्स चल रहे थे, मैं उनका भी स्लोगन्स भी रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पर। कुर्मी, कुशवाहा, धानुक इन जातियों को समझाया गया, डराया गया, सुन लो दिनेश सिंह आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये डर पैदा किया गया और दिनेश सिंह इस डर को ख़त्म नहीं कर पाए। चिराग पासवान लगातार रोड शो किए, मोदी जी का कार्यक्रम हुआ और भी लोग आए, लेकिन जो मोमेंटम वहाँ भूमिहार टस से मस नहीं हुए। और इसको आप देखिएगा कि ये नाराजगी किसी और सीट पर दिखेगी, तुरंत दिख जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जहानाबाद में आज वही पैटर्न दिख रहा है, लेकिन हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहली सीट तो वैशाली थी, दूसरा महाराजगंज सीट पर सिग्रीवाल के खिलाफ माहौल था। सिग्रीवाल का सीट भी लग रहा था कि उनको वापस मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी उनको दिया गया। ये उन लोगों में से हैं जैसे राधा मोहन सिंह, ये इनको आखिरी नहीं कहा था, लास्ट ऑप्शन, लास्ट मौका, लास्ट चांस कि एक मौका दे दीजिए सर, ठीक है जाओ, ये मस्त दिया। ये आ तो गए हैं। सिग्रीवाल को यही उम्मीद थी कि कसहूँ यहाँ से बैकवर्ड को मिल जाए, ऐसे लोगों को मिल जाए, यादव को मिल जाए, किसी को मिल जाए, लेकिन सवर्ण को ना मिले। अब अंतिम समय में घूमते फिरते ग्लोब ट्रैकर की तरह पहुंच गए आकाश वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। आकाश के आते ही यहाँ के भूमिहार माहौल बदल गए। अब इन भूमिहारों ने भी एक प्रण ले लिया, हम वोट उधर ही करेंगे। अंतिम दिन तक चुप्पी साध ली, खूब प्रयास किया गया सिग्रीवाल द्वारा। राजपूत तो हिल रहे हैं, ब्राह्मण भूमिहार हिल ही नहीं रहे हैं। हो क्या रहा है, अब पूर्णतः यह चुनावी कौशल पर डिपेंड हो गया यहाँ का फैसला। और इसी वजह से कहीं ना कहीं सिवान की भी सीट आपको इन्फ्लुएंस होती नजर आई, बगल में छपरा की सीट आपको इन्फ्लुएंस नहीं, सारण की। लेकिन एक घटना हो गई छपरा में, एक घटना हो गई गोलीबारी वाली, जिस घटना के चलते तुरंत ही एक फेज शिफ्ट आया इलेक्शन में, मतलब एक दिन का, जिसमें महाराजगंज में सिग्रीवाल थोड़ा मजबूत हुए हैं। लेकिन मैं वही कहूँगा कि हमारे पास इस बात का बिल्कुल ही कोई प्रमाण नहीं है कि वो वहाँ से जीत रहे हैं। अब तीसरी सीट की जब हम चलते हैं, सिवान की सीट। सिवान की भी एक ऐसी सीट है जहाँ पर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कविता सिंह के माध्यम से राजपूतों में एक नाराजगी है कि भाई क्यों कटा, मिला भी तो मतलब फिर दूसरी पार्टी से बुला के देना पड़ा, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे। एक अगर देना ही था तो एक पहले से ही वेटिंग में थे ओम प्रकाश जी, उनका टिकट कटा हुआ था बेचारे। अब कितना तपस्या करें, मैंने तपस्या करते 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 भगवानों तपस्या में चले गए, लेकिन वरदान नहीं मिला, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टूना पांडे ऑलरेडी यहाँ पर अपना एक इशारा कर चुके थे कि करना क्या है ब्राह्मण समाज को। तो ये ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, भूमिहार समाज, ये इन तीन सीटों पर एक मैसेज उसको मिलता है कि भाई देखिए, कितना भी जनसंख्या में रहिए, कुछ भी रहिए, हम तय अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर आपकी बात अगर हम सुने हैं तो इन तीनों सीटों पर अगर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत अगर महागठबंधन की ओर थोड़ा सा भी जाते हैं जी, तो ये अपने आप में 15 साल के बाद क्रांति होगी लालू यादव को, इन तबकों का वोट मिलना। देखिए भाई, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है और मोदी को देखकर तो निश्चित ही एक बड़ी जनसंख्या ने वोट किया है, लेकिन जो छिटक गए हैं वो क्षेत्रीय समीकरणों के वजह छिटके हैं। किसी को सिग्रीवाल नहीं पसंद है, किसी को रूढ़ी नहीं पसंद है, किसी को वीणा देवी नहीं पसंद है, कोई चाह रहा था कि बक्सर का कैंडिडेट मिले, कोई चाह रहा था कि काराकाट में राजपूत इस बार लड़े। तो जैसे ही विकल्प मिलता है, मैंने देखा इस चुनाव में लोग कहते हैं कि आप तेजस्वी जी से क्यों इतना खपा हैं। मैं खपा नहीं हूँ, खपा कहाँ हूँ, मैनेजमेंट सही नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। आप कहते हैं कि विपक्ष के खिलाफ क्यों बोलते हो, मैं तेजस्वी की कोई बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, कोई व्यक्तित्व की बुराई कर रहा हूँ। अगर हमको वो करना होता तो हम निकाल कर नहीं बढ़ जाते, मिट्टी घोटाला, पुल गिर गया, फलना ढिमका, मैं उस पर दिन भर चर्चा करता। मैं आपके रणनीतियों को बस काट बाज कर रहा हूँ। अरे कमेंटेटर थोड़ी है बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है, इतना बड़ा तेंदुलकर कमेंट्री करते देखे कभी आप? कमेंट्री कौन करता है? आकाश चोपड़ा और बेचारा जो मतलब थोड़ा मध्यम गति का खिलाड़ी था, और हम कमेंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी हम अपने तेजस्वी या प्रशांत किशोर या चिराग पासवान से बड़ा मान रहे हैं। हम कमेंट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 24 घंटा हमारी नज़र इसी चीज़ पर है, और हम रनिंग कमेंट्री का, हम ये नहीं कर रहे कि
जर्मनी वाला की तरह कि मोदी नहीं बना पाएगा, उधर वाले यादव जी की तरफ वो दिल्ली में है विश्लेषक कि हाँ ये सरकार नहीं बन रहा है मोदी का, फिर अगले दिन पलट जाते हैं। तो मैं तो पलट नहीं रहा हूं, मैं आपको जब जैसा तब तैसा दिखा रहा चल हूं, बता रहा हूं। निश्चित तौर पर ब्राह्मण, देखिए यादव कितना वोट किए हैं मोदी को तो चुनाव बताएगा। हमारे पास फिर मैं कहूंगा वो सबूत नहीं है ये बताने का कि यादव मोदी को वोट किया है, हम ये नहीं तय कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास ये सबूत जरूर है कि 3 बजे तक हर जगह के चुनाव में महागठबंधन भारी था। 3 बजे के बाद 6 बजे तक, वो 6 बजे तक का जो दौर है या 6 के ऊपर भी जो गया है उसमें पता नहीं क्यों इलेक्शन पलटा है हमेशा। अब उस पर विश्लेषण होगा आगे चल के जब फैसला आएगा तो। अच्छा। लेकिन ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत इन्होंने इस बार एक टेंडेंसी दिखाई है, जो टेंडेंसी बहुत घातक है मोदी जी के लिए। ये समझना होगा मोदी जी को भैया कि इन जातियों को जैसे ही विकल्प बेहतर मिल रहा है तो ये मोदी को छोड़कर इसके 30% 40% भाग क्यों रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या बिहार में सम्राट चौधरी को बनाने की वजह से भाग रहे हैं? क्या विजय सिन्हा के चलते भाग रहे हैं? क्या जो प्रत्याशी रिपीट हो रहे हैं उस विकल्पहीनता के चलते भाग रहे हैं? या नरेंद्र मोदी से ही कोई समस्या इन जातियों को हो गई है? समझना होगा। नहीं तो क्षेत्रीय बात होगी। हाँ, नरेंद्र मोदी तक ये रिसर्च होना चाहिए और भाजपा कर रही होगी। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, नमन जी, जो ये वैशाली महाराजगंज सिवान जो छठे फेज में हुआ, जिस पर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत का कुछ देख रहे हैं टर्नआउट महागठबंधन की ओर, जो सुनने में आया है, हाँ। वो तो अब बैलेट बॉक्स प्रूफ नहीं है, उसका 7वें चरण के किन किन सीटों पे प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है? वहाँ भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर इन तीनों की का बहुमत है। भैया जानते हैं मोदी जी का खुद चुनाव है। हाँ, वहाँ भी लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है ये 7वां चरण। बनारस, पटना जैसी सीट, बक्सर जैसी सीट, जहानाबाद जैसी सीट, काराकाट जैसी सीट, वो सीटें जो ट्रेडिशनली नाक का लड़ाई कहा जाता है, उन सीटों पर चुनाव है। मोदी जी का बनारस में चुनाव है। वहाँ तो वहाँ भी कई लोग दावा कर रहे हैं कि जैसे चिराग पासवान की हार रहे उसी मोदी जी के खिलाफ वहाँ भी माहौल बनाया हुआ है। मोदी के चुनाव की वजह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के सीटों पर बहुत डिपेंडेंट है एनडीए की सरकार। एनडीए का टारगेट 400 प्लस एनडीए नहीं ला रही है। मोदी जी ने भी ये बात लगभग तय कर दी। हाँ। और उन्होंने कह दिया कि हमारा टारगेट 400 तो हम मीडिया के लिए बोले थे, 272 मेरा टारगेट है एनडीए की सरकार बनाना इंपॉर्टेंट है। और ये इनका कह देना ही इस बात का इशारा भी है कि नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि इस बार लड़ाई बहुत डिफिकल्ट इलेक्शन, जैसा मैंने इलेक्शन की शुरुआत में आप लोगों से कहा था कि इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट इलेक्शन फॉर मी, जैसा मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, और वही हुआ। अब दिक्कत क्या है कि टारगेट तो आपका 272 है ना, और केवल 272 बनाकर आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको अपने नीतीश कुमार जैसे और जो अन्य घटक दल हैं उनके भरोसे सरकार नहीं चला सकते हैं। आपको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। अल्पमत सरकार में आइएगा या जस्ट बहुमत वाले सरकार बनिएगा, वैसे ही नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। नीतीश कुमार चैन से रहने नहीं देंगे, कोई भी अंदर में ही विरोध हो जाएगा। कोई भी 5 सांसद या 10 सांसद की ताकत मिल जाएगी सरकार गिराने की, वो उंगली दिखाना शुरू कर देगा। उंगली दिखाएगा ही दिखाएगा, चाहे वो चिराग पासवान तथाकथित मोदी के अनुमान हो या नीतीश कुमार तथाकथित मोदी के भाई हो, कोई हो, अमित शाह भी हो सकता है खेल करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल इतने मैंने कमजोर राजनीति के थोड़ी है कि वो कह देते हैं कि लगता है कि अमित शाह इस बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वी हैव ऑल द 4 रीजंस। हमारे पास इस बात के पुख्ता इशारे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर इस चुनाव में गड़बड़ा जाते हैं तो आज नीतीश कुमार ने कहा ना कि नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार बनाना है मुख्यमंत्री, तो हो सकता है गुजरात के सीएम बनना पड़े। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि भाजपा अपने हिसाब से 320 का टारगेट लेकर चल रही है। भाजपा मानकर चल रही है कि उसे 300 से 320 सीटें आ रही हैं। इस टारगेट में एक आत्मनिर्भरता है भैया, 320 के टारगेट में एक आत्मनिर्भरता है। मतलब भाजपा अपने दम पर कंफर्टेबल मेजोरिटी अपने भाजपा के दम सांसदों के माध्यम से सरकार बना ले, ये मोदी के लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन होता है। इसमें वो फैसले CNRC जैसे ले पाते हैं। आगे चल के कई बड़े फैसले लेने हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है और भी चीज़ें हैं। ये फैसले लेने के लिए नरेंद्र मोदी को चुनाव परिवर्तित करना है, चुनाव का तरीका, पैटर्न चेंज करना है, महिलाओं को आरक्षण देना है। ये सब तभी हो पाएगा जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मोदी अपने दम पर
अपने मेजोरिटी से बीजेपी रहेगी तब। और इसके लिए बिहार की 40 सीटें, बगल में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, इस तरफ 14 सीटें झारखंड 14 से झारखंड की, और फिर वो 40 सीटें 42 सीटें बंगाल की। ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यही वो बेल्ट है जहां पर हिंदी पट्टी के लोग मोदी से इत्तेफाक रखते हैं, मोदी की बात समझते हैं। वो जानते हैं कि मोदी कुछ भी बुरा कर दे, वो हिंदुओं के लिए करता रहेगा कुछ ना कुछ। हिंदुओं के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुओं के लिए फैक्ट्री खोल देगा, ये कर देगा, नौकरी दे देगा, 15 रुपए देगा, नहीं। मठ मंदिर बनाता रहेगा, सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा हिंदुओं के, मठ मंदिर बनाता रहेगा, वहां आपका दुकान चलता रहेगा, वो व्यवस्था कर देगा। और ये कहीं ना कहीं एक फील गुड फैक्टर है, और इसी फील गुड फैक्टर में पूरा चुनाव हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बिहार में आप भाजपा के किसी नेता से बात कीजिएगा या जानने की कोशिश कीजिएगा कि काट फूक के बताइए कितना जीत रहे हैं, तो 35 के आसपास वो बोल रहे हैं। उनको भी पता कि वो 5 सीटें लूज कर रहे हैं, और भाजपा टारगेट भी 5 सीट लूज करने का लेके चली थी। आप समझ सकते हैं, जब चंद्रवंशी की सीट रिपीट हो गई, जब रिस्क लिया गया रूढ़ी पर, तो भाजपा से जान के सिग्रीवाल पर तो भाजपा जानती ही नहीं था ये कहीं ना कहीं गड़बड़ाएंगे कुछ सीटों पर। 50-50 की लड़ाई है, या कम ही हम है, उसको हम पार पाटेंगे 5 दलों के गठबंधन से, भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, कुशवाहा सबको जोड़ के, चंद्रवंशी, माली सबको जोड़ देंगे, और फिर हम सरकार बनाएंगे। तो 35 सीटें कम से कम भाजपा यहाँ सोचकर चल रही थी। अब 35 सीटों में बताइए, इस चरण में कम से कम 4-5 सीटें ऐसी दिख रही हैं जिन पर भाजपा बहुत कमजोर है, एनडीए कमजोर है, जिनमें से 3 सीटें तो ऐसी हैं, जहानाबाद, काराकाट और बक्सर, जो सीटें एकदम ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों के निशाने पर है, कोप भवन का शिकार हो रही हैं। इनके कोप से ही मोदी का टारगेट गड़बड़ा जाएगा। जो टारगेट बनाए उसको नाश देगा इन लोग, अगर चाह देगा तो। राजनवे करते हैं, ये तो ऐसी जातियां हैं जो अपने क्रोध के लिए फेमस हैं। परशुराम, भगवान परशुराम क्रोध के लिए जाने जाते थे। एक से एक ऋषि आए, श्राप दे दिए, पढ़ के फेंक दिए, पानी खत्म कहानी। इंसान को पत्थर बना दिए, पत्थर को इंसान बना दिया। राजपूत का तो पूछना ही नहीं है, बात बोली पहले गोली बाद में, वह गोली बाद पहले बोली बाद में। तो ये जो पैटर्न है, ये अंदर से हदसा रहा है। और ये 3 सीटें बाकी चुनाव के पैटर्न, बीता चुनाव है 6 चरणों का, इसके पैटर्न को पूरी तरीके से हिला देती हैं, नींव हिला देती हैं। इन 3 सीटों पर जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। हमको लगता है जो नेताओं को ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा, ये पिछला 3 सीट और आगे का 3 सीट, जो कहीं ऐसा गेम पूरे चुनाव में तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, हर राज्य में अगर 3 सीटें यहाँ घट जाती हैं, तो मोदी का टारगेट 30 के आसपास चला आता है बिहार में, जो कि बहुत डेंजरस है। तो ऐसी तो 5 सीटें हर जगह आप एक्स्ट्रा लूज कीजिएगा, तो आप बहुमत से बहुत दूर चले जा रहे हैं। वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं इन सीटों पर आप देखिएगा। अब मैं एक एक कर बताता हूँ इन सीटों पर क्या कर रही है। जहानाबाद से स्टार्ट कीजिए। जहानाबाद में यादवों के पास वो ताकत है कि वो सरकार बना और बिगाड़ सकते हैं। वहाँ जहानाबाद में कैंडिडेट को हराने से जिताने का जिम्मा यहाँ के भूमिहार और यादवों के पास ही है। चूंकि भूमिहार नाराज हैं चंद्रवंशी से, चंद्रवंशी वहाँ के कैंडिडेट जदयू के, और शायद पूरे बिहार के सबसे कमजोर कैंडिडेट उनको माना गया है। लेकिन चंद्रवंशी की नाराजगी, चंद्रवंशी के खिलाफ जो नाराज लोग हैं, उसमें आप महागठबंधन के सारे वोटर को एक तरफ रख दीजिए, जो कि आधे से के आसपास है, आधे से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं। आधे वोटर्स वहाँ हैं, ठीक है, जो चंद्रवंशी के खिलाफ वोट करेंगे। अब उसमें भूमिहारों को जोड़ दिया 50%, 50 ही नहीं जोड़िएगा, याद रखिएगा, क्योंकि भूमिहार पूरी तरह से नाराज हैं, और अरुण कुमार और आशुतोष के नाम पर 2 विकल्प भी उन्हें मिल रहे हैं वहाँ। लोकल नेता जो इन्फ्लुएंस कर सकते थे इस चुनाव को चंद्रवंशी के पक्ष में, वो सब भी साइलेंट थे। जगदीश शर्मा, राहुल, ये सब साइलेंट है। लास्ट में भोला बाबू को बुलाया गया, कहा गया राज्यसभा भेज देंगे, तब जाकर वहाँ पहुँचे हैं। दूसरी तरफ आप देखिएगा तो 2 नेता नीतीश कुमार के एकदम खूंटा गाड़ दिए हैं। अशोक चौधरी तो पूछना ही नहीं है, जहाँ नीतीश कुमार फंस रहे हैं, अशोक चौधरी अपने आप हनुमान की तरफ पहुँच जा रहे हैं। और इस सीट पर भी अशोक चौधरी पिछले 4 दिन से पसीना बहा रहे हैं, और अब विजय चौधरी भी पहुँच गए हैं। इस सीट पर टोला में घुमाया जा रहा है भोला शर्मा को, और कहा जा रहा है देखिए भोला शर्मा हमारे साथ हैं, देखिए हमारे साथ इतना बड़ा भूमिहार है, देखिए हमारे साथ इतना बड़ा काफिला भूमिहारों का है। ये एहसास कराया जा रहा है कि भूमिहार
मत चाहिए कहीं। और जब खुद ही नीतीश कुमार ये बात बोल देते हैं, ठीक है आपकी बार इनको दे दीजिए, अगले बार हम चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये एहसास कराता है कि पेशेंट इज़ वेरी क्रिटिकल। अशोक चौधरी कहते हैं कि पैर तक दबाएंगे, पैर छू लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा, जीत जाएंगे। एक और शख्स को मैं सुन रहा था, भाषण मंच पे दे रहे थे, कौन थे याद नहीं है नाम, कह रहे थे कि अच्छा ठीक है चंद्रवंशी जी कुछ आप लोग का लिए किए नहीं है तो कुछ बिगाड़े भी तो नहीं है। अभिराम शर्मा शायद। बताइए, अगर ऐसी बातें करनी पड़ेगी, कुछ बिगाड़े नहीं है तो जनप्रतिनिधि चुना क्यों जाता है? बिगाड़ने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ बिगाड़ दिखा दीजिएगा। तो ये समझिए कि ये इस जगह पर भूमिहारों की नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए है। और महाराजगंज और अन्य जगहों पे हम जब जोड़ घटाव करते हैं तो ये एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसे तुरंत साधने के लिए बिहार में आपको भूमिहार लीडरशिप को डेवलप करना ही होगा। गिरिराज सिंह क्यों नहीं पहुंचे? अच्छा, गिरिराज सिंह क्यों नहीं पहुंचे अभी तक जहानाबाद? वैशाली की बात तो जहानाबाद तक पहुंच गई होगी नमन जी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये डैमेज करेगी आपको वहाँ। इससे वहाँ के भूमिहारों को, वो भूमिहार तो पहले ही देखिए, गया तो पहले जहानाबाद से वैशाली है, लेकिन चूंकि वैशाली हो गया तो यहाँ से वापस रिटर्न मैसेज आएगा। नहीं होता कि जैसे पहला इंजेक्शन कैसे पड़ा था कोरोना का आपको, तो पहले दिया गया था, सही में आपको मरा हुआ। ये एक चीज़ देख लीजिए, एक चीज़ देख लीजिए, ये वैशाली, महाराजगंज और सीवान तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बॉर्डरिंग पे है। इधर जहानाबाद और काराकाट और बक्सर ये थोड़ा सा दूरी है, जुड़ा हुआ है फिर भी। हाँ जुड़ा हुआ है। तो सरमेरा रोड पकड़िए, सीधे चल जाइए। हाँ मीठा सरमेरा। तो फिर तो यानी कि आपके हिसाब से जहानाबाद में भूमिहार नाराज हैं, जो परेशानी का कारण बन सकता है एनडीए के लिए। लेकिन एक बात मैं जब ये बोल रहा हूँ तो बहुत जिम्मेदारी से ये भी बोल दूँ कि कोई कसर छोड़ नहीं रहा है जदयू, सब तरह के हथियार, एनडीए पूरी तरीके से ताकत से, एकजुटता से हर तिकड़म लगा दिया है एनडीए ने जहानाबाद में। अगर इतना मेहनत करने के बावजूद भी गड़बड़ा जाता चुनाव, तब तो मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ी ब्लंडर हुई थी। काराकाट के बारे में क्या है आपके? काराकाट में मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी, दुरुस्त नहीं थी। काराकाट में शुरू से ही मतलब महाबली सिंह का जब टिकट काटा जा रहा था, तभी ये लग गया था अंदाजा कि कुछ ना कुछ इसमें निगेटिव पॉजिटिव होगा। ये इतनी आसानी से जीत उनको नहीं परोस दी जाएगी ताली में, क्योंकि पिछली बार वही दोनों में लड़ाई हुई थी और वो हारे थे, उपेंद्र कुशवाहा। इस बार उपेंद्र कुशवाहा को जब टिकट जैसे ही महाबल का काट कर दिया गया तो उनको लगा चलो गंगा नहाए। अब जैसे ही डुबकी मारे तो पता सोच धर लिया गुड़। वो नया समस्या कब नीचे खींच रहा है, पवन रूपी सोच। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि फिल्मी एक्टर्स में एक मज़ेदार कहानी ये है, यहाँ से भी तो लड़ते रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, एक से लड़े हैं, कुणाल, सब एक्टर लड़ते रहे हैं। लेकिन एक्टर्स में एक मज़ेदार बात है, जब चुनाव लड़ने आते हैं तो पहला चुनाव जरूर हारते हैं। ये ट्रेंड रहा है। और अगर मान लीजिए कि मजबूत स्थिति में थे भी पवन सिंह वहाँ पर, तो हमारे पास इस बात की जानकारी मतलब सबूत नहीं है कि पवन सिंह की भीड़ उनके वोटर ही हैं। मैं एक बात आपको और मज़ेदार बता दूं, पवन सिंह के साथ अगर इस वक्त वहाँ पर प्रचार करने वाले, जो लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है, अगर 5000 लोग होंगे तो उसमें से 3000 तो उनका वोटर ही नहीं उस क्षेत्र का, बाहर से आ रहे हैं सपोर्ट करने। फ्लोटिंग है, कन्हैया कुमार वाला हाल हो गया। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, चूँकि कुशवाहा ही और कुशवाहा लड़ रहे हैं वहाँ जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, वो कुशवाहा जाति के हैं, किसान जाति के हैं, और उपेंद्र कुशवाहा से उनकी टक्कर है। तो ये मज़ेदार स्थिति उत्पन्न करता है। कुशवाहा वोट तो टूट रहा है, एनडीए का वोट तो मिल रहा है उपेंद्र कुशवाहा को, और जो राजपूत वोट है वो थोड़ा सा या पूरा, अब ये हम चुनाव बाद कहेंगे, टूट कर जा रहा है पवन सिंह के पास। लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी वो तो पूरा का पूरा वोट महागठबंधन का ले रहा है। ऐसी स्थिति में एक संशय पैदा होता है, और इस संशय को पाटने के लिए सारे लोगों को उतारा गया। 6 दिन 6 कार्यक्रम, नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान से लेकर सारे दिग्गज उतार दिया गया, और काराकाट में जबरदस्त उत्साह के साथ एनडीए काम कर रहा है। लेकिन सबको इस बात का डर है कुछ गड़बड़ा मत जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जैसे ही मोदी जी का कार्यक्रम हुआ और पवन सिंह को पार्टी से हटाया गया, पवन सिंह के लोग जो साथ घूम रहे थे वो धीरे धीरे टूटने लगे। खासतौर पे जो भाजपा माइंडेड थे उनको लगा कि, या भाजपा जुड़े हुए थे उनको लगा कि अरे अगर रडार के नीचे हम लोग चल रहे हैं कहीं अगर धरा गए तब पार्टी छाट देगी। तो पवन सिंह का हाल हुआ सो मेरा हुआ। अरे पवन सिंह अपने लोगों के पीछे क्या कहते होंगे कि अरे जीत लाख बाद मोदी संगे मिल जाए,
कि जीता जरूरी बा, जैसे सिखावल चौकबक जरूरी बा, ये बात अब वो नहीं कह सकते हैं क्योंकि पार्टी ने उनको निकाल दिया। और ऐसी स्थिति में राजपूतों की नाराजगी भी थोड़ी होगी, थोड़ा नाराज प्लस माइनस तो होगा ही, ये घातक न हो जाए। तो ये तो लगता इसका है प्लस आरा, भी हो सकता है, इसका माइनस भी हो सकता है। ये तो आरा और बक्सर में भी इसका असर होगा, राजपूत की नाराजगी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ सब जुड़ी हुई सीटें हैं और ये इकोसिस्टम है, ये कोई एक सीट का माने होमोजीनियस माने कोई मिक्सचर नहीं है, ये पूरे लोकसभा का आसपास के एक इकोसिस्टम है जो डेवलप हो रहा है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है भाजपा के लिए। इस चुनाव में भाजपा की गलतियों की वजह से, सीट चयन, प्रत्याशी चयन की वजह से, गलतियों की वजह से आज ये स्थिति हुई है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये 10 गलती कर रहे हैं तो उधर से महागठबंधन 200 गलती कर दे रहा है, जिसकी वजह से परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पक्ष में आ जा रही हैं। ये है ना, जो वोट के नेक्स्ट डे या वोटिंग के दिन ही 12 बजे के बाद से लोग जहाँ तहाँ फोन से बात करना शुरू कर देते हैं और ये लोग पूछते हैं कि फलना जात वाला केकरा वोट दिल के, हाँ। फलना जात वाला केकरा वोट दिल के, जब वो हवा फैल जाती जैसे बैठ के वो लिख रहा है क्या कौन क्या को गया, हाँ राजपूत क्या को बढ़ा दो, तो तभी ना ये आपको वैशाली की बात जहानाबाद तक पहुंची, महाराजगंज की बात आपको महाराजगंज में राजपूत भूमिहार उसकी बात काराकाट तक। अब बक्सर एक मजेदार बात और है भैया इसमें, जो वोट नहीं करता है ना वो वही ज्यादा चर्चा करता है। हाँ, वही ज़रा फोन पे पूछता है, वो पूछता है अगल बगल से क्या हो, कुछ बोलो कितना गिले हो, 300 के गिलो, ठीक है आगे बढ़ाओ, यही होता है और क्या। और ये इकोसिस्टम मैं फिर कहूँगा इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर बीजेपी एंड एनडीए इन अपकमिंग इलेक्शंस। अरे आपका कोर वोटर भाग रहा है क्यों भाई, ये तो पता कीजिए। वहाँ तो यादव भाग नहीं रहे हैं, वहाँ तो मुसलमान भाग नहीं रहे। अगर सिवान सीट छोड़ दिया जाए और पूर्णिया की सीट छोड़ दिया तो देयर इज नो रीज़न टू से कि महागठबंधन बिहार में अपनी वोट जो शेयर है उसे वापस फिर से प्राप्त कर रहा है। अब बची एक सीट बक्सर की सीट। देखिए बक्सर की सीट पर मिथिलेश तिवारी का वर्डिक्ट लिखा चुका था, टिकट मिलते ही उनको दिया गया था टू बी हैंग्ड टिल डेथ, पॉलिटिकल डेथ। जब तक सांस टूट न जाए तब लटकाए रखना है, कुछ भी हो जाए। हाँ। और उस बीच में नहीं होता कि फिल्म में लटका दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती देखा करे जा गोली मार दिया है, टूट गया रस्सी, लटकल है माए बाबू बहन न मैं लटकल से। तब हीरो आता है दौड़ते हुए, मिथुन चक्रवर्ती आता है कभी दांत से, कभी हाथ से, कभी तलवार से, कभी चाकू से नचा नचा के फेंकता है, कभी अपने बंदर को बोलता है खुल रहे जल्दी रस्सी भाई। हाँ। और उसी तरीके से उसी बंदर की तरह प्रकट हुए हेमंत बिस्व शर्मा और एकाएक बीच चुनाव में उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र छीन लिया इनके विरोधी से जो लेकर वो घूम रहे थे कि देखिए तेजा मैं हूँ, मार किधर है। बार बार आनंद मिश्रा यही दिखा रहे थे कि देखिए ये मेरी ताकत है, मैं एनडीए का ही सिपाही हूँ, मैं भाजपा में ही मिलूंगा, मैं हेमंत बिस्व शर्मा का सिपाही हूँ, मैं मोदी का सिपाही हूँ, मैं जाऊँगा वहीं मजबूत करूँगा बीजेपी को। लेकिन ना तो आप भाजपा ज्वाइन किए हैं, ना भाजपा के लोग अब आपके साथ घूम रहे हैं। अब आप विशुद्ध रूप से वोट कटवा बन गए हैं और अगर यहाँ जीत होती है तो सुधाकर सिंह की होगी या एनडीए द्वारा दिए गए प्रत्याशी की होगी, ये सबको पता चल गया है। आप तो इस लड़ाई में हराने जिताने के लिए एक बड़ी काम कर सकते हैं, आप हार जीत नहीं सकते हैं। हाँ। आप खुद नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हेमंत बिस्व शर्मा ने सबसे इम्पोर्टेंट ताकत छीन ली और इसकी वजह से मिथिलेश तिवारी को फायदा होता है। लेकिन जब आप कागज पर जोड़ते हैं वोट, ददन पहलवान हैं और दूसरे लोग तो हैं, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो संपत्ति प्लस माइनस करने के लिए लोग लड़ रहा है चुनाव। लेकिन जो लोग मुख्य लड़ाई में हैं उनके वोट शेयर को जो आप जोड़ते हैं तो आपको समझ में आता है किसी भी स्थिति में जो डेंट लग रहा है वो भाजपा के कोर वोट में ही लग रहा है। आप जब उसी क्षेत्र के शाहपुर की बात जब करते हैं तो शिवानंद तिवारी के पुत्र वहाँ से भैया राहुल तिवारी जीत जाते हैं ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद। तब ब्राह्मण कितना बड़ा फैक्टर हो जाते हैं आप खुद सोचिए। कुछ ब्राह्मण को तो वो तोड़ ही लेते हैं कि भाई हम भी तो ब्राह्मण हैं, तो चले जाते हैं उनके पक्ष में। तो इसी वजह से सुधाकर सिंह थोड़ा मजबूत हो जाते हैं। जगदानंद सिंह जो नहीं कर पाए, एक बार बेचारे वो पुराने पत्रकार थे बिहार के, जानते क्या बोले थे कि अश्विन चौबे किसी भी स्थिति में नहीं जीतेंगे, जगदानंद सिंह जीत रहे हैं और अश्विन चौबे जीत जाएंगे तो हम साड़ी पहन के बक्सर के चौक पर लवंडा डांस करेंगे। बहुत महीन विश्लेषक है, सूक्ष्म विश्लेषक, माइक्रोसॉफ्ट लेके घूमते हैं। उनका ये परीक्षण था और बक्सर के लोगों ने कहा कि तुमको तरह की साड़ी भिजवाओ, तो साड़ी भिजवाते हैं। बेचारे अपना शर्त नहीं रखे, जाके नाचना चाहिए था एक बार। जब शर्त लगाई तो पूरा कीजिए। क्या
और मैंने कहा था कि 12 तारीख को अगर सरकार गिर जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा पत्रकारिता, मैं तैयार था। बाबा को लिख के दे दी थी कि बाबा इस्तीफा लीजिए, नया संपादक खोज लीजिए, जहाँ आपको मिले सस्ता सुविधा जहाँ मिले उठा लीजिए। बक्सर में आप ठीक कर रहे हैं नमन जी, यहाँ यादव लगभग 3.5 लाख, राजपूत 3 लाख। अगर राजपूत अपने कैंडिडेट कागज एक डिप्रेस हो जाएगा, एनडीए का अगर समर्थक है कागज एक डिप्रेशन हो जाएगा कि ये तो कहीं चांस नहीं है दूर दूर तक। हाँ, मिथिलेश से कहीं चांस नहीं लग रहा है दूर दूर तक। लेकिन मोदी जी, मोदी फैक्टर एक है, मोदी जी की ताकत है, ये मोदी का मैनेजमेंट है, ये मोदी की अपनी एक छवि उन्होंने बनाई है जो कब तक रहेगा कि 4 को देखिए कितना महंगा से महंगा आप ले आइए सामान, 10 दिन 20 दिन चमकता है, 11-12वां दिन लगता है कि उतरने लगता है रंग, उसका रंग उड़ने लगता है। तो मोदी जी का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा है और वो कब तक बचा पाते हैं वो अपनी ग्लॉसीनेस को, ये इस चुनाव में समझ में आ जाएगा। बक्सर की सीट बहुत कमज़ोर सीट है, बहुत इसका वर्डिक्ट पहले ही लिखा जा चुका है जैसे मैं कह रहा था, लेकिन यहाँ एक ही सहारा है, ऊपर देख भाई बहुत धूप है, चल 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद वो अगर हो गया तो ठीक, वरना ये 3 सीटें यहाँ के ब्राह्मणों ने कसम से खा ली है, मिथिलेश तिवारी को किसी भी स्थिति में जीतना नहीं देंगे। और जो साथ आ भी गए हैं उनके बारे में मुझे खबर आ रही है कि वो इनके साथ नहीं है, वो सब तो आप ही के साथ है। इधर दिन में इनके साथ काम कर रहा है, रात में सुधाकर सिंह के पास चल जा रहा है, कोई आनंद मिश्रा के पास चल जा रहा है। लेकिन आनंद मिश्रा के पास जो लोग थे उनमें थोड़ी टूट हुई है। मैं पर्सनली जानता हूँ कई लोगों को जो हमसे ही कोई आदमी जानना चाह रहे थे कि भैया क्या हुई, हम लोग का पार्टी निकाल दी, हम साथ रहता बोले बिल्कुल आप पार्टी के खिलाफ जाइएगा तो आपको निकालेगा नहीं पार्टी, टेक दैट रिस्क। कौन सा बड़का आप माने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि आपको हटा देगा तो आपको डर लग रहा है। जाइए 6 साल के लिए फिर आइए घूम के, तो 6 साल बाद तो उधर से फिर पूछ रहा है अगला कि भैया 6 साल रही हैं आनंद मिश्रा जा, फिर क्या कर झंडा ढो हम राजा के ढोई है, क्या दिक्कत बा। तो ये 3 सीटें हैं भैया, दीज 3 सीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोदी जी के यज्ञ को, उनके प्रयोजन को डिस्टर्ब कर सकते, मोदी जी के अश्मेध घोड़ा को जी, और इसका असर यूपी तक पड़ेगा, क्योंकि ये यूपी के बॉर्डर के इलाका पे जो होगा वो बक्सर काराकाट से ही सटा यूपी का बॉर्डर है, असर करेगा। राम जी के भरोसे है सब। आप सुन रहे थे पंचनामा में सुन रहे थे डॉक्टर नमन मिश्रा जी को, संपादक को, किस तरह से उन्होंने बताया जो छठे चरण की 3 सीट के वोटिंग ट्रेंड ने और पैटर्न ने अगले चरण के 3 सीटों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ये प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा ये तो अब 1 तारीख को वोटिंग होगा तब चलेगा पता, और परिणाम 4 तारीख को आने के बाद चलेगा पता। आप देख रहे थे पंचनामा, कैसा लगा पंचनामा? आप अपना कमेंट देना न भूलें कमेंट बॉक्स में जाकर।